नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 24 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। भाजपा ने 13.5 करोड़ जरूरतमंदों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जन्मदिन समीरपुर में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कई नेताओं ने उन्हें दूरभाष पर शुभकामनाएं दी तथा कई नेताओं ने स्वयं मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंगलवार सुबह से ही समीरपुर क्षेत्र में उनके जन्मदिन पर लोगों की जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। दूरदराज क्षेत्रों से लोग उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। जन्मदिन पर बधाई देने वालों का उन्होंने तहेदिल से आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तभी 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब सरकारें थी तो गरीबों को और गरीबी रेखा के नीचे धकेला जाता रहा। यहाँ तक कि डॉ भीमराव अंबेडकर को न सिर्फ कांग्रेस से निकला गया बल्कि चुन कर उनको चुनाव हराए गए। यह रिकॉर्ड कहता है कि उनको भारत रत्न भी कांग्रेस से नहीं दिया गया। यह सब तब मिला जब कांग्रेस की सरकारें नहीं थी। कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नारे देती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ माओ, नागपुर, मुंबई, दिल्ली और लंदन में बनवाए गए। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बजट में ज्यादा बढ़ोतरी की और उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वह मोदी ने 8 साल में किया है। धर्मशाला में सीएम सुक्खू से मिले विराट कोहली, मुख्यमंत्री ने मैच जिताऊ पारी के लिए दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सोमवार को धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों विशिष्टजनों के बीच क्रिकेट को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैच जिताऊ पारी खेलने के लिए बधाई दी। साथ ही भारतीय टीम के विश्व कप में विजय अभियान जारी रखने पर भी अपनी और प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है। हर भारतीय की भी यही दिली इच्छा है कि टीम इंडिया एक बार फिर विश्व कप जीते। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी तेजेंद्र बिट्टू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक सुधीर शर्मा मौजूद रहे। इन राशि वालों पर बरसने वाला है धन। 28 अक्टूबर को लगेगा साल का अंतिम चंद्रग्रहण। वर्ष 2023 का दूसरा व अंतिम चंद्रग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। यह ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन मेष राशि में लगेगा। इसका कुछ राशियों पर विशेष कृपा रहेगी तथा धनवर्षा होगी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का विशेष महत्व होता है। चंद्रग्रहण एक खगोलीय घटनाएं है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा को अपनी छाया से ढक लेती है, तब चंद्रमा का कुछ भाग लुप्त हो जाता है। चंद्रमा का ये भाग पृथ्वी की छाया के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस खगोलीय घटना को ही चंद्रग्रहण कहते हैं। जब जब सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ता है तब तब इसका प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर जरूर पड़ता है।
ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपन शर्मा ने कहा कि इस साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात को लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 बजे से शुरू होकर रात 3:36 बजे तक रहेगा। चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होगा। इस दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सूतक के दौरान किसी भी तरह की पूजा और अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 3:15 बजे से शुरू हो जाएगा। भारत में कहाँ दिखेगा चंद्र ग्रहण? 28 अक्टूबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह भारत में भी दिखाई देगा और इसलिए इसका सूतक काल भी माना जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत सहित एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में और हिंद महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण। 28 अक्टूबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। चंद्रमा के मेष राशि में रहने के साथ इस राशि में पहले से ही गुरु और राहु ग्रह उपस्थिति होंगे। इन राशियों को होगा लाभ। ग्रहण के शुभ प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ते हैं। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यह ग्रहण इन राशि के जातकों को बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। इन राशि के लोगों के सारे रुके हुए काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह बोली, बीजेपी सांसद पैकेज मांगने के लिए नहीं चले मेरे साथ। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने आपदा के दौरान राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ का पैकेज देना एक सराहनीय कदम है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी जमा पूंजी से जरूरतमंदों की मदद के लिए 51 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दिए, जो एक स्मरणीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने दृढ़ संकल्प का परिचय दिया और लोगों की मदद के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, जो सराहनीय हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे अनसुना कर दिया। उन्होंने सभी भाजपा सांसदों से आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री से मिलकर मदद मांगने के लिए पत्र लिखा, लेकिन किसी भी भाजपा सांसद ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अकेले जाकर प्रधानमंत्री को हिमाचल के हालात से वाकिफ कराया, लेकिन प्रदेश को अभी तक कोई मदद प्रदान नहीं की गई है। सपने का साकार रूप देखने पहुंचे जेपी नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स का किया औचक निरीक्षण। अपने गृह जिला बिलासपुर में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को एम्स कोठीपुरा का औचक निरीक्षण किया। इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रत्येक ब्लॉक की विजिट करके व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही उन्होंने मरीजों के तीमारदारों तथा एमबीबीएस और नर्सिंग स्टूडेंट्स से बात की।
डॉक्टरों और स्टूडेंट्स को सभी जरूरी सुविधाएं और भी बेहतर ढंग से उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने हर तरह की फीडबैक ली। बाद में एम्स प्रबंधन के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है। यदि कोई काम केंद्र सरकार के करने का है तो उसे भी तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। सोमवार को एम्स के औचक निरीक्षण के दौरान जेपी नड्डा ने प्रत्येक ब्लॉक का विजिट करके व्यवस्थाओं का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने एम्स परिसर में मौजूद मरीजों के तीमारदारों से बात करके उन्हें पेश आ रही दिक्कतों के बारे में जानने के साथ ही उनके सुझाव भी लिए। उन्होंने हर विभाग के एचओडी, डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ से स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध उपकरणों की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि एम्स में हर जरूरी उपकरण होने चाहिए ताकि मरीजों का उपचार सही ढंग से करने में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को कोई दिक्कत न हो। जेपी नड्डा ने एमबीबीएस और नर्सिंग स्टूडेंट्स से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा ने एम्स के डायरेक्टर तथा संबंधित विभागों के एचओडी से भी बात की। उन्होंने कहा कि कोठीपुरा में एम्स का निर्माण बिलासपुर समेत आसपास के जिलों के लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे मरीजों को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे दूरदराज के स्वास्थ्य संस्थानों की दौड़ लगाने से निजात मिली है। इस मौके पर नयना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, विधायक जीतराम कटवाल, त्रिलोक जम्वाल के साथ ही एम्स के कार्यकारी निदेशक वीर सिंह नेगी, दिनेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अब शहरों की होगी ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग, लोगों को जल्द ऑनलाइन मिलेगी संपत्ति और हाउस टैक्स की जानकारी। प्रदेश के शहरी निकायों में ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग की जाएगी। ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग से शहरी निकायों में जल्द ही संपत्ति और हाउस टैक्स की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। शहरी निकायों में ऑनलाइन हाउस की जानकारी मिलने के साथ साथ लोगों को ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। शहरी विकास विभाग द्वारा ऑनलाइन टैक्स जमा कराने के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा शहरी निकायों में ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में नगर पंचायत नारकंडा और कोटखाई में ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि प्रदेश नगर निगम सोलन और नगर परिषद ऊना में ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग का काम चल रहा है। ऊना और सोलन में अधिकतरों घरों की ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग कर ली गई है। प्रदेश के अन्य शहरी निकायों में भी जल्द ही ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के शहरी निकायों में ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग की जाने की पुष्टि शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने की है। अभी तक प्रदेश में 2 नगर पंचायत जिसमें नारकंडा और कोटखाई में ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग का काम पूरा किया है, जबकि नगर निगम सोलन और नगर परिषद ऊना में ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग की जा रही है। घर बैठे टैक्स जमा करवाने की सुविधा। शहरी विकास विभाग के निदेशक गोपाल चंद ने बताया कि ड्रोन बेस्ड जीआईएस मैपिंग से लोगों को घर बैठे ऑनलाइन उनकी संपत्ति की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हाउस टैक्स की जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कराने के लिए विभाग द्वारा पोर्टल तैयार किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे ही ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करवा सकेंगे। पूर्व विधायक योगराज के बेटे की डेंगू से मौत तक, पीजीआई में उपचार के दौरान तोड़ा दम, नहनपुखर में शोक की लहर।
कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई पूरी करके अपने घर सुनेहत नहन पुखर लौटे परागपुर के पूर्व विधायक बाबू योगराज के 23 साल के बेटे डा बेदार्थ का PGI में उपचार के दौरान निधन हो गया। सोमवार सुबह बेदार्थ की मौत की खबर देहरा पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि वेदार्थ डेंगू से पीड़ित था, जिसका PGI चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। गत 14 अक्टूबर को अपने घर देहरा के सुनहत से वेदार्थ दिल्ली MCA की कोचिंग के लिए गया था, लेकिन 19 अक्टूबर को उसने अपने घर फोन कर बीमार होने की जानकारी दी। बाद में वेदार्थ ने बताया कि वह टैक्सी करके चंडीगढ़ PGI आया और यहीं इलाज करवाएगा। कांगड़ा की मंडियों में पहुंचा 1178 मीट्रिक टन धान। RK गौतम ने फतेहपुर, रियाली, मीलवा यार्ड का किया दौरा। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा की मंडियों में धान खरीद तेज हो गई है। अभी तक जिला की 3 प्रमुख धान खरीद मंडियों में 1178 मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। सोमवार को कांगड़ा जिला के दौरे पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर RK गौतम ने सभी मंडियों का निरीक्षण करके धान खरीद के दौरान किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सोमवार को RK गौतम विभागीय अमले के साथ फतेहपुर धान मंडी पहुंचे। इस मंडी में अब तक 203 मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। फतेहपुर मंडी में निरीक्षण के दौरान बिजली व्यवस्था सही नहीं पाई गई। इस पर RK गौतम ने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इसी बीच RK गौतम ने रियाली और मीलवा धान खरीद यार्ड का भी दौरा किया। वहां व्यवस्था ठीक पाई गई। मीलवा मंडी में अब तक 473 मीट्रिक टन धान खरीद हुई है। तीनों मंडियों में रियाली में अब तक सबसे ज्यादा धान खरीद हुई है। यहां 502 मीट्रिक टन धान परचेज हुआ है। RK गौतम ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए कि विभाग की ओर से लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाएं। फ्लोर मिल का निरीक्षण। RK गौतम ने शिवजोत फ्लोर मिल लोधवा का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सर्वगुण फ्लोर मिल लोधवा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मिल के प्रबंधकों को सभी व्यवस्थाएं बनाए रखने को कहा। क्वालिटी से किसी तरह समझौता नहीं किया जाएगा। KYC सबसे जरूरी। खाद्य आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर RK गौतम पालमपुर और देहरा में कुछ डिपोओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने KYC पूरी तरह न होने पर निराशा जाहिर की। डिपोओं में KYC का 100% लक्ष्य पूरा होना जरूरी है। जिला में अब तक 69% उपभोक्ताओं ने KYC करवाई है। करीब 18 लाख उपभोक्ता जिला में है। क्रिप्टो ठगी पर सिरमौर से पहली शिकायत। पामवटा में ही लोगों से 60 लाख का करवाया निवेश, जिला में 2 करोड़ का घोटाला। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों के खून पसीने की कमाई को चूना लगाकर फरार हुए धोखाधड़ी करने वालों के तार सिरमौर जिला से भी जुड़े हैं। सिरमौर जिला में क्रिप्टो करेंसी के ठगी के मामले में पहली शिकायत सामने आई है। सोमवार को सिरमौर जिला के पामवटा साहिब, ददाहू, शिलाई व सतौन के 4 से 5 दर्जन लोगों की एक शिकायत पुलिस अधीक्षक सिरमौर को दी गई है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के नाम पर केवल पामवटा व आसपास के क्षेत्रों से ही 60 लाख रुपए की चपत लोगों को लगाने की शिकायत दी गई है। भले ही यह शिकायत केवल पामवटा साहिब क्षेत्र की ही है, परंतु सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन व आसपास के क्षेत्रों के अलावा औद्योगिक क्षेत्र कालाम के लोगों का भी करोड़ों रुपए क्रिप्टो करेंसी में फंसा है।
ऐसे में पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा ने शिकायतकर्ता की शिकायत को डीएसपी मुख्यालय रमाकांत ठाकुर के माध्यम से एसआईटी को भेजने के निर्देश दिए हैं। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब, ददाहू, शिलाई, सतौन आदि क्षेत्रों से क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक सिरमौर को दी गई पहली शिकायत में शिकायतकर्ता व ठगी के शिकार संदीप पाटिल शर्मा, नितिन शर्मा, वरुण ठाकुर, विजय, कमलेश, ईशान, नेहा, निशांत, प्रीतम सिंह, रूप सिंह, हरनाम सिंह, चमन व विक्रम सिंह आदि करीब 4 दर्जन शिकायतकर्ताओं ने बताया कि केवल पांवटा क्षेत्र से ही 60 लाख रुपए से अधिक की राशि क्रिप्टो करेंसी में फंसी है। पुलिस को दी गई पहली शिकायत में शिकायतकर्ताओं ने कहा कि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में कौशल विकास केंद्र के नाम से भाटामवाली में हमीरपुर के नादौन निवासी विपिन ठाकुर द्वारा एक कार्यालय का संचालन किया जा रहा था। विपिन ठाकुर ने पांवटा क्षेत्र में लोगों को झांसे में लेकर निवेश करवाया। जमा की गई राशि को 3 गुना करने के बहाने 12 महीने व 24 महीने के लिए झांसा दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पांवटा साहिब में वर्ष 2019 में संबंधित कार्यालय में क्रिप्टो करेंसी का संचालन किया जा रहा था तथा वर्ष 2021 में इस कार्यालय को बंद कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े एजेंटों को 10% कमीशन दी जाती थी। ठगी पर दर्ज करवाएं शिकायत। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी के मामले की पहली शिकायत सोमवार को मिली है। इस मामले में क्योंकि एसआईटी गठित हो चुकी है, ऐसे में जिला पुलिस के माध्यम से इस शिकायत को एसआईटी को भेज दिया है। यदि और लोगों के साथ भी क्रिप्टो करेंसी मामले में धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत शिकायत करें। अपने भीतर मैं को तलाशे युवा, दलाई लामा बोले, ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए अभ्यास जरूरी। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अब मकलोडगंज स्थित अपने निवास स्थान पर काठमांडू के नामग्याल स्कूल से आए छात्रों के एक समूह को विशेष शिक्षा और आशीर्वाद दिया। काठमांडू के नामग्याल स्कूल से शैक्षिक दौरे पर आए विद्यार्थी धर्मगुरु दलाई लामा से मिले और उनका प्रवचन सुना। उन्होंने तिब्बती युवाओं व अनुयायियों को आत्मा की पहचान व आत्मा की शुद्धता पर प्रवचन दिए, मंत्र की शक्ति व तंत्र की शुद्धता के बारे में बताया। अपने भीतर की बुरी शक्तियों को खत्म करने को कहा। इस मौके पर उन्होंने कहा, विचारों की शून्यता व अपने भीतर के मैं को तलाशना चाहिए। भीतर मैं कौन है जो शरीर को संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं गुरु हूँ, सुबह उठता हूँ, पाठ करता हूँ, अभ्यास करता हूँ तो मन को शांति मिलती है। मन को विचलित करने वाली ईर्ष्या है और ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए अभ्यास करना चाहिए और यह भी क्रोध से आती है, इसलिए अभ्यास करें। हम नालंदा परंपरा का अभ्यास करते हैं। अगर आप वास्तव में मुझे प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो बौद्ध चित्र व शून्यता का अभ्यास करें। कुछ महीनों तक या वर्षों तक अभ्यास करेंगे तो बौद्ध चित्र व शून्यता के बारे में जान सकेंगे। जो शिक्षण संस्थानों में गुरु है वह भी बौद्ध चित्र व शून्यता का अभ्यास करें। वहीं निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेम्पा त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 2025 में होने वाले 90वें जन्मदिन पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन 2025 को शांति वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अब गांवों का प्लास्टिक भी लगेगा ठिकाने। 88 ब्लॉकों में स्थापित होंगी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तैयार किए जाएंगे।
प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर बनाए जा रहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत 25 तैयार कर लिए हैं। हमीरपुर जिला में इसे कंप्लीट कर दिया है, जबकि किन्नौर में 2, कांगड़ा में 3 यूनिट स्थापित हो चुके हैं। बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, ऊना व शिमला में मशीनरी के टेंडर कॉल कर दिए हैं। यानी अब हर ब्लॉक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगने से जहां कूड़े कचरे का सही ढंग से निस्तारण होगा, वहीं यह कचरा सड़क निर्माण में प्रयोग में लाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को मॉडल बनाकर उनमें ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट एवं मलीय कचरा प्रबंधन जैसे कार्य करवाए जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए सबसे पहले जगह का चयन किया जाता है। इसके बाद शेड व संयंत्र चयन का कार्य किया है और फिर संयंत्र के लिए टेंडर कॉल किए जाते हैं। राज्य में 25 यूनिट तैयार। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग निदेशक के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 88 ब्लॉकों में से 25 यूनिट तैयार कर लिए हैं, जबकि अन्यों का काम जोरों पर है। कई जिलों में इसका निर्माण पूरा हो गया है, जबकि कई जिलों में इसके लिए टेंडर कॉल कर दिए हैं। एक यूनिट पर 16 लाख खर्च। संयंत्र में बेल्डर, शैडर और मिट्टी हटाने वाली मशीन शामिल होती है। सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए बिजली का कनेक्शन लेना अनिवार्य होता है ताकि यह यूनिट पूरी तरह से काम कर सके। बताया जाता है कि एक यूनिट पर करीब 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। राज्य सरकार ने अपने बजट में भी प्रत्येक ब्लॉक में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के स्थापना का प्रावधान किया है, जिसे लेकर विभाग मुस्तैद हो गया है। पूर्व विधायक योगराज के बेटे की डेंगू से मौत तक, पीजीआई में उपचार के दौरान तोड़ा दम, नहरपुखर में शोक की लहर। कजाकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके अपने घर सुनेहत नहरपुखर लौटे परागपुर के पूर्व विधायक बाबू योगराज के 23 साल के बेटे डा बेदार्थ का पीजीआई में उपचार के दौरान निधन हो गया। सोमवार सुबह बेदार्थ की मौत की खबर देहरा पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि वेदार्थ डेंगू से पीड़ित था, जिसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। गत 14 अक्टूबर को अपने घर देहरा के सुनहैत से वेदार्थ दिल्ली एमसीए की कोचिंग के लिए गया था, लेकिन 19 अक्टूबर को उसने अपने घर फोन कर बीमार होने की जानकारी दी। बाद में वेदार्थ ने बताया कि वह टैक्सी करके चंडीगढ़ पीजीआई आया और यहीं इलाज करवाएगा। एनसी एक्ट से बिगड़े कांग्रेस के समीकरण। नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक को वोट का अधिकार नहीं। एनसी एक्ट में नगर निगम मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव में विधायक को वोट का अधिकार न होने से सोलन में कांग्रेस के समीकरण बिगड़ गए हैं। हालांकि नगर निगम सोलन में कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए विधायक की वोट के सहारे फिर से मेयर व डिप्टी मेयर सीट पर कब्जा जमाने की सोच रही कांग्रेस को अब अलग रणनीति बनाने पर विचार करना पड़ सकता है। सोलन नगर निगम में कुल 17 सीटों में से कांग्रेस पार्षदों की संख्या 9 है, जबकि भाजपा समर्थित 7 पार्षद हैं और 1 पार्षद निर्दलीय है। गौर रहे कि विधि विभाग ने शहरी विकास विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायक को वोट का अधिकार नहीं है। इससे सोलन में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 9 पार्षदों वाली कांग्रेस 4 से 4 पार्षदों के गुटों में बंटी हुई और 1 पार्षद ने पार्टी के निर्णय के साथ जाने का फैसला लिया है। स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल पहले ही साफ कर चुके हैं कि करीब 2.5 वर्ष पूर्व लिए गए फैसले के मुताबिक ही सोलन में नगर निगम की सरदारी दी जाएगी।
ऐसे में वार्ड 17 से पार्षद सरदार सिंह ठाकुर को ही उन्होंने अगला मेयर का चेहरा बताया था। विधि विभाग ने शहरी विकास विभाग को स्पष्ट कर दिया है कि विधायक को वोट का अधिकार नहीं है। सोलन में कांग्रेस की मुश्किल इसलिए खड़ी हुई है कि अक्टूबर 2022 को कांग्रेस के 4 पार्षदों ने भाजपा के 7 पार्षदों के साथ मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि यह पारित नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। एचडीएम नोटिफिकेशन से बढ़ाई परेशानी। पूर्व मेयर व पूर्व डिप्टी मेयर सहित 4 पार्षदों को मनाने का भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। कांग्रेस को लग रहा था कि यदि 1-2 पार्षद नाराज भी रहता, तब भी कांग्रेस विधायक की वोट के साथ अपना मेयर व डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब जरूर हो जाएगी। वहीं ताजा नोटिफिकेशन से कांग्रेस पार्टी की परेशानी थोड़ा बढ़ गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के सभी पार्षद एकजुट हैं और नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर की सीट पर कांग्रेस ही काबिज होगी। एसजीपीसी चुनाव के लिए वोट न बनाए जाने से सिख समुदाय खफा। बेदी बोले, वोट बनान की प्रक्रिया शुरू करे सरकार। गुरुद्वारा चुनाव आयोग के आदेशों के बाद गुरुद्वारों की सेवा संभालने के लिए होने वाले आगामी चुनावों के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की वोट बनाने के प्रक्रिया 21 अक्टूबर से पंजाब में शुरू हो चुकी है, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में एकमात्र सीट के लिए वोट बनाने की प्रक्रिया न शुरू किए जाने पर सिख समुदाय ने गहरा रोष जाहिर किया है। गुरु नानक देव जी के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी, गुरु नानक मिशन संस्था, बाबा साहिब सिंह सेवा सोसाइटी, सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी, पंजाबी भाषा संघर्ष मोर्चा सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगामी चुनावों के लिए वोट बनाने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा एकमात्र शिमला सीट के लिए वोट बनाने के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए। इसके चलते सिख समुदाय अपने वोट के अधिकार से वंचित रह सकता है। उन्होंने कहा कि 25 मई को सिख गुरुद्वारा चुनाव आयोग द्वारा आदेश जारी करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल के गृह सचिवों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था और इस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार द्वारा वोट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कृषि से आत्मनिर्भर बनेंगे 25,000 किसान, जायका और प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही सिंचाई की सुविधा। हिमाचल प्रदेश के 25,000 किसानों को जायका प्रोजेक्ट व प्रदेश सरकार के माध्यम से सिंचाई सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हिमाचल के 296 गांवों को चयनित किया गया है। चयनित किए गए 296 में से 200 गांवों में बनने वाली सिंचाई योजनाओं की डीपीआई तैयार हो चुकी है तथा अब टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। 75 सिंचाई योजनाओं का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। फसल विविधीकरण योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए जायका फेज 2 के माध्यम से कार्य चल रहा है। सिंचाई की सुविधा होने के चलते किसानों को फसल उत्पादन में सहजता होगी। प्रदेश के 25,000 किसानों को सिंचाई सुविधा के साथ फसल विविधीकरण पर तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना भी उद्देश्य है। इससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी तथा फसल उत्पादन की तरफ किसानों का रुझान बढ़ेगा। जायका फेज 1 में पहले ही कृषि विकास समितियां बनाई जा चुकी हैं। लगभग 250 गांवों की किसान समितियां बनाई जा चुकी हैं।
इन समितियों को सब्जी उत्पादन के संदर्भ में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। प्रशिक्षित कमेटियां सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के बाद फसलों का सामूहिक रूप से उत्पादन कर स्वरोजगार अपनाएंगे। इस मुहिम से जहां रोजगार के साधन पैदा होंगे, वहीं प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। किसान किस तरह अपनी भूमि से अच्छा अनाज पैदा कर सकें, इसके लिए उन्हें आधुनिक तकनीक से अवगत करवाने के साथ ही साधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उधर डा सुनील चौहान परियोजना निदेशक जायका हमीरपुर ने बताया कि हिमाचल के 25,000 किसानों को सिंचाई योजनाओं की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 296 गांव चयनित किए गए हैं, जहां पर सिंचाई योजनाएं स्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। 200 सिंचाई योजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है तथा टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। 75 सिंचाई योजनाओं का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। चुनावों से पहले सरकार प्रशासन में होगा फेरबदल, राजीव शुक्ला ने सीएम सुधीर संग की चर्चा। लोकसभा चुनावों से पहले सोमवार को धर्मशाला में कांग्रेस का बड़ा सियासी मंथन हुआ। इसमें नए मंत्री बनाने से लेकर प्रशासनिक फेरबदल व सीपीएस मामले सहित लोकसभा चुनावों को लेकर घंटों चर्चा का दौर चला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने सोमवार के अचानक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित स्थानीय विधायक व एआईसीसी सचिव सुधीर शर्मा और तेजेंद्र बिट्टू को बुलाकर करीब सवा घंटा सियासी मंथन किया। इस धर्मशाला मंथन का आने वाले दिनों में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले हिमाचल सरकार को लेकर मिली फीडबैक और नेताओं के बीच के सियासी मनमुटाव को देखते हुए प्रदेश प्रभारी शुक्ला ने मुख्यमंत्री व 2 एआईसीसी सचिवों के साथ पार्टी की मजबूती के लिए जल्द बड़े और कड़े फैसले लेने को कहा। कांगड़ा के राजनीतिक महत्व को देखते हुए यहां कांग्रेस जल्द नई फील्ड सजाने वाली है। इससे लंबे समय से किसी नेता के मंत्री बनने का इंतजार कर रहे कांगड़ा का सियासी सूखा समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं के बीच हुई इस अहम बैठक में जिलों में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी लंबी चर्चा हुई। ऐसे में जल्द ही डीसीएसपी से लेकर तमाम बड़े पदों पर नए चेहरे दिखेंगे। सोमवार को धर्मशाला मंथन में हुई चर्चा के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले सरकार और प्रशासन में बड़े फेरबदल करेगी। इस दौरान कांगड़ा सहित विभिन्न जिलों के हालात और वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिकारी तैनात करने का प्लान है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले कई बड़े बदलाव और कई नए प्रयोग हिमाचल में हो सकते हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मनमुटाव को दूर करने से लेकर हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। सीपीएस मामले पर चर्चा। सीपीएस मामले में उठे विवाद को भी राजीव शुक्ला ने गंभीरता से लेने और उसका हल तलाशने सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सीपीएस मामले का लोकसभा चुनावों पर असर और उससे पहले सरकार की छवि जैसे सभी मसलों पर मंथन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच में बीसीसीआई उपाध्यक्ष के नाते पहुंचे थे, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ वह हिमाचल कांग्रेस कर फिल्डक को सही से लगाने की रणनीति पर भी चर्चा कर गए। दशहरा उत्सव कुल्लू का बेजोड़ इतिहास। कुल्लू दशहरा यानी कुल्लू दशमी का अनूठा, अद्भुत और बेजोड़ इतिहास है। कई 100 साल पहले से शुरू हुए इस इतिहास को आज भी कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के मौके पर दोहराया जाता है।
सब दशहरा उत्सव के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं और यहाँ पर जब देवी देवताओं के अनूठे इस समागम को देखते हैं तो उन्हें अपने आप इतिहास की जानकारी मिलनी शुरू होती है। बता दें कि वर्ष 1650 में कुल्लू रियासत के राजा जगत सिंह ने अपनी राजधानी नग्गर से स्थानांतरित कर सुल्तानपुर स्थापित की। एक दिन राजा को दरबारी ने सूचना दी कि मड़ोली के ब्राह्मण दुर्गादत्त के पास सुच्चू मोती हैं। राजा ने उससे मोती मांगे परंतु उसके पास मोती नहीं थे। राजा के भय के कारण दुर्गादत्त ने अपने परिवार सहित स्वयं को भस्म कर लिया। इससे राजा को एक रोग लग गया। इसके निवारण के लिए राजा को सिद्धगुरु कृष्णदास पथारी ने उपाय सुझाया कि यदि अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर में अश्वमेध यज्ञ के समय की निर्मित रामसीता की मूर्तियों को कुल्लू में प्रतिष्ठापित किया जाए तो राजा रोग मुक्त हो सकता है। राजा त्रेतानाथ मंदिर में 1 वर्ष तक पुजारियों की सेवा करते हुए पूजा विधि को समझता रहा और एक दिन रामसीता की मूर्ति उठाकर तत्काल हरिद्वार पहुंच गया। दामोदर दास वहां पर रामसीता की पूजा कर रहा था। जोधावर ने पूछा, तू क्यों मूर्तियां चुरा लाया? दामोदर दास ने कहा कि मैं इन मूर्तियों को कुल्लू के राजा जगत सिंह को ब्रह्मा हत्या के पास से मुक्ति दिलाने के लिए ले जा रहा हूं। इस प्रकार मूर्तियां मकराहड़, मणिकर्ण, हरिपुर, नग्गर होते हुए आश्विन की 10वीं को कुल्लू पहुंची, जहां भगवान रघुनाथ जी की अध्यक्षता में देवी देवताओं का बड़ा यज्ञ हुआ। कालांतर में यही यज्ञ दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा, जो आज भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5 लाख इन्वेस्टमेंट पर विदेश टूर, ग्राहकों को लुभाने के लिए ठगों ने अपनाया नया तरीका। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लाने पर ग्राहकों को विदेश का टूर दिया जाता था। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों की ठगी मामले के मास्टरमाइंड लोगों को 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लाने पर बैंकॉक, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई और इंडोनेशिया 5 देशों के टूर पर ले जाया जाता था। पिछले करीब 3 साल से पुलिस की नाक तले प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का खेल चलता रहा, लेकिन सरकारी सिस्टम सोया रहा। क्रिप्टो ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाते रहे, लेकिन जांच शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में समय पर कार्रवाई न करने वाले पुलिस अफसरों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। करोड़ों की ठगी मामले कई पुलिस कर्मियों ने भी पैसा लगाया है और कई पुलिस कर्मियों ने लोगों का पैसा लगवाया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ठगी के मामले। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि धोखाधड़ी की योजना वर्ष 2018 से 19 में शुरू हुई और लगभग 3 वर्षों तक जारी रही। प्रदेश में क्रिप्टो ठगी मामले की शिकायतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोपियों ने हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्यों में भी अपना जाल फैलाया हुआ था। अब तक 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक होशियार सिंह के सवाल उठाने के बाद प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से बीते 26 सितंबर को डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में 8 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाई थी, लेकिन अभी तक की कार्रवाई में एसआईटी ने क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के मात्र 2 मास्टरमाइंड आरोपियों की गिरफ्तारी की है। क्रिप्टो करेंसी के नाम लोगों से हुई करोड़ों की ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा, सुखदेव ठाकुर, हेमराज ठाकुर और अन्य जो हिमाचल प्रदेश के निवासी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बने सर्च कमेटी वीसी चयन को लेकर सरकार ने राज्यपाल को वापस भेजा रेफरेंस। हिमाचल में 2 विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों का चयन नए विवाद का केंद्र बन गया है।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के 10 महीने बीतने के बाद भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में नए कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वीसी के चयन के लिए राजभवन ने 2 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर सर्च कमेटियां बना दी थीं, लेकिन राज्य सरकार ने इस रेफरेंस को वापस भेजकर राजभवन से आग्रह किया है कि पहले की परंपरा अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही सर्च कमेटी का गठन किया जाए। गौरतलब है कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह की अध्यक्षता में सर्च कमेटी का गठन कर दिया है। इसी दिन दूसरी अधिसूचना के तहत सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के पूर्व कुलपति एचडी चरण की अध्यक्षता में सर्च कमेटी बनाई गई है। इन दोनों कमेटियों में राज्य सरकार के नॉमिनी को मेंबर के तौर पर लिया गया है। इसके बाद राजभवन ने राज्य सरकार से नॉमिनी नॉमिनेट करने को कहा, लेकिन नॉमिनेशन करने के बजाय शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से राजभवन को जवाब वापस भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि परंपरा के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही सर्च कमेटी होती है। इससे पहले डा सिकंदर कुमार, एडीएन वाजपेयी और एसपीयू में सीएल चंदन जैसे कुलपतियों की नियुक्ति इसी प्रक्रिया के तहत हुई थी। यूनिवर्सिटी का एक्ट भी कहता है कि राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार से सलाह-मशविरा करने के बाद करेंगे। अब यदि राज्यपाल राज्य सरकार के अनुरोध से सहमत नहीं होंगे, तो पहले नोटिफाई की गई कमेटियों की बैठक 30 और 31 अक्टूबर को रखी गई है। सरकार से पत्र जाने का मतलब भी यही है कि राज्य सरकार गवर्नर द्वारा बनाई गई इस कमेटी में अपना मेंबर नॉमिनेट नहीं करेगी। 32 किलोमीटर लंबी टनल आर पार, कुल्लू की बर्फीली पहाड़ियों पर एनएचपीसी को कामयाबी, दोनों छोर मिले। कुल्लू जिला की बर्फीली पहाड़ियों में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए हो रही भूमिगत कटिंग ने एनएचपीसी को शिखर पर पहुंचाया है। पहाड़ों को भेदने वाली विदेशी मशीन टीबीएम ने एशिया की सबसे लंबी टनल की खुदाई कर जहां विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, वहीं 32 किलोमीटर लंबी टनल के दोनों छोर आपस में सही रेखा में मिल पाए हैं। लिहाजा ऊर्जा कंपनी एनएचपीसी के सितारे बुलंदियों पर है। सोमवार को पार्वती प्रोजेक्ट स्थल शिलागढ़ में जैसे ही टनल के दोनों छोर आपस में मिले तो वहां तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों ने हर हर महादेव व जय श्री राम से उद्घोष किया। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि पार्वती प्रोजेक्ट में विदेशी मशीन को एशिया की सबसे लंबी 32 किलोमीटर हाइड्रो टनल की खुदाई के लिए ऑस्ट्रिया से कुल्लू की पहाड़ियों में लाई गई थी। पिछले 10 वर्षों से टीबीएम मशीन निर्बाध रूप से दौड़ी। टीबीएम मशीन द्वारा एशिया की सबसे लंबी टनल में खुदाई पूरी होने पर जहां केंद्रीय ऊर्जा संयुक्त सचिव मोहम्मद अफजल, एनएचपीसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विश्वजीत बसु ने एनएचपीसी को बधाई दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने इस कामयाबी के लिए प्रबंधन वर्ग, इंजीनियरों व मजदूरों को बधाई दी है। नगर परिषद अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल, नड्डा के गृह जिला में भाजपा समर्थित कमलेंद्र कश्यप की वापसी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भाजपा समर्थित नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप की कांग्रेस परिवार में एक बार फिर वापसी हुई है। सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव बंबर ठाकुर ने कमलेंद्र कश्यप को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। किन्हीं कारणों के चलते कमलेंद्र कश्यप कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए थे।
प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के चलते कमलेंद्र कश्यप की कांग्रेस में वापसी नगर परिषद बिलासपुर के समीकरण भी बिगाड़ेगी। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि कमलेंद्र कश्यप एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस में कार्य कर चुके हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बेहतर प्रयास किए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते नगर परिषद अध्यक्ष कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी में इनकी वापसी हुई है। वहीं साथ ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाएगा। उधर नगर परिषद अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्होंने भाजपा की कोई भी सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, न ही भाजपा का कोई फॉर्म भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं के साथ विवाद के चलते कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनाई हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली बेहतर है। भाजपा की कार्यप्रणाली उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने इसके लिए सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का भी आभार जताया। कमलेंद्र कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया जाएगा। बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय रहे सावधान, असली दिखने वाला ऑफर हो सकता है ठगी लिंक। नवरात्रों में त्योहारी सीजन के चलते ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। त्योहारों में बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कहीं एक सामान की खरीद पर 50 से 70% तक की छूट का ऑफर दिया जा रहे हैं, तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और इस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए शातिरों ने नए नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इनमें असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए असली कंपनी के रूप, रंग और डिजाइन की वेबसाइट भी बना दी जाती है। इन पर क्लिक करते ही आपकी सारी गोपनीय जानकारी शातिरों के पास पहुंच जाती है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी किया है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि त्योहारी सीजन में किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कुछ शंका हो तो कंपनी के आसपास की शाखा या शोरूम पर जाकर ऑनलाइन बाजार के लिए दिए जा रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार के दामों में आ रहे अंतर और फायदे के बारे में बेहतर जानकारी भी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंडी में बांटे राहत के चेक। जिला के 3,800 आपदा प्रभावित परिवारों को वितरित किए 31 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुनर्वास योजना के तहत जिला मंडी के 3,800 आपदा प्रभावित परिवारों को प्रथम चरण में पहली किस्त के रूप में 31 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। विशेष राहत पैकेज के तहत उन्होंने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 3.3 लाख रुपए तथा अन्य प्रभावितों को मुआवजे की पूरी धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। उन्होंने इस तबाही को स्वयं देखा और इसे युद्ध की तरह लड़ने का फैसला किया। इस अभूतपूर्व चुनौती का सामना करने के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों,
पुलिस व अन्य कर्मचारियों ने एकजुटता का परिचय दिया। प्रदेश में फन से 75,000 पर्यटकों को एक मिशन के रूप में सुरक्षित निकाला गया। 48 घंटों में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं को अस्थायी रूप से बहाल किया। आपदा से प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ राजस्व की भी हानि हुई। राज्य सरकार पार्टी देखकर कार्य नहीं करती, बल्कि इंसानियत देखकर कार्य करती है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आवश्यक सामग्री भेजी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आपदा से प्रभावित 16,000 परिवारों का पुनर्वास करेगी। आपदा प्रभावितों का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को 7 लाख रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी का कनेक्शन राज्य सरकार फ्री प्रदान करेगी और घर निर्माण के लिए सीमेंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। इसके अलावा कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। दुकान तथा ढाबे के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25,000 रुपए से 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। हिमाचल सरकार का विशेष राहत पैकेज 24 जून 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के आपदा प्रभावितों को प्रदान किया गया है। हर प्रभावित को पूरा पैसा दिया जाएगा और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के विकास में राज्य सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। एचडीएम कांगड़ा को जल्द मिलेगा मंत्री पद का तोहफा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने धर्मशाला प्रवास के दौरान कहा कि राजनीतिक महत्व वाले कांगड़ा जिला को जल्द ही मंत्री पद मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में आपदा राहत को लेकर केंद्र का रवैया और प्रदेश भाजपा नेताओं के झूठे बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर को भी जल्द राहत देगी। कॉलेजों में अब 2018 का यूजीसी रेगुलेशन, राज्य सरकार ने प्रक्रिया लागू करने के लिए तय की विशेषज्ञ समिति। हिमाचल के डिग्री कॉलेजों में अब 2018 के यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन डा हरीश कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में ज्वाइंट डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर एनएल शर्मा को चेयरमैन होंगे, जबकि 4 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जुखाला के प्रिंसिपल डॉक्टर ध्रुवपाल सिंह, दाड़लाघाट गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डा रुचि रमेश, ओएसडी कॉलेज डा गोपाल शंघाइक और सुन्नी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डा आरएल शर्मा शामिल हैं। यह कमेटी राज्य सरकार को इस बारे में रिपोर्ट देगी और संभावित बदलावों को लेकर भी सुझाव दिए जाएंगे। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के आने के बाद इन्हें प्रदेश विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी डिग्री कॉलेजों में इन्हें लागू करना बाकी है। डिग्री कॉलेज में अब भी 2012 के रेगुलेशन के अनुसार ही काम चल रहा है और भर्तियां हो रही हैं। नया रेगुलेशन लागू होने के बाद भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बदल जाएंगे। नए रेगुलेशन में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर और रिसर्च पर ज्यादा फोकस होगा। पहले सेमिनार इत्यादि के आयोजन के साथ जरूरी योग्यता पूरी कर ली जाती थी, जो अब प्रक्रिया बदल जाएगी। नए रेगुलेशन में कैंपिंग का भी प्रावधान है, ताकि सभी सेक्टर में कॉलेज टीचर की प्रगति हो।
हाल ही में हुई प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस रेगुलेशन पर आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग और शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं। एडेड कॉलेजों में रिटायरमेंट एज बदलने की तैयारी। राज्य सरकार के समक्ष एक और बात सामने आई है कि सरकारी अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेजों में कॉलेज टीचर्स की रिटायरमेंट की आयु सरकारी कॉलेज से ज्यादा है। इस प्रक्रिया को सरकार बदलने जा रही है। यदि राज्य सरकार से ग्रांट लेनी है तो सरकारी डिग्री कॉलेज के अनुसार ही रिटायरमेंट की आयु होगी। गौरतलब है कि हिमाचल में 5 प्राइवेट कॉलेज सरकारी अनुदान से चल रहे हैं और इनमें अभी 6042 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।